बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। समय बीतता जाता है, सूर्यास्त के बाद नया सवेरा आता है। विज्ञान की ओर कदम बढ़ाना है, नए नए तकनीक और उपकरण को अपनाना है। कृषि कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे, सफलता का मार्ग अपनाएंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का मैं नमिता स्वागत करती हूँ। समय हो गया है कृषि समाचार का, तो बिना देर के चलिए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए लाभुकों का किया जाएगा चयन। राष्ट्रीय बागवानी मेला से जुड़ने के लिए केवीके या किसान उत्पादक संगठन से करें संपर्क। शिमला मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 2 दुधारू गाय, कामधेनु डेयरी फार्मिंग, चारा काटने की मशीन और प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता के लिए ग्रामीण कृषकों और पशुपालकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक लाभुक 5 फरवरी तक जिला गव्य विकास पदाधिकारी खूंटी के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभुकों का चयन ग्राम सभा से कराते हुए चयनित सूची पर प्रखंड स्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति द्वारा अंतिम रूप से किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा 8 से 12 फरवरी तक बागवानी स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया विषय पर राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इससे जुड़ने के लिए किसान भाई अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसान उत्पादक संगठन से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई यदि फसलों में लाही कीड़े का प्रकोप दिखे तो सावधान हो जाएं। पहले प्रयास करें कि सामान्य दवा से लाही की समस्या को दूर करें। इसके लिए नीम या करंज का तेल 1 लीटर पानी में 5 ml घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। साथ ही येलो स्टिकर लगाएं जिसमें लाही कीड़े चिपक कर मर जाएं। किसान भाई लाही कीड़े का प्रकोप फसलों में होने पर यदि सामान्य दवा से समस्या का समाधान नहीं हो तो इमिडाक्लोप्रिड 0.4 ml का घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। इससे लाही कीड़ा पर नियंत्रण हो जाएगा। या लेंटाना नामक खरपतवार का पत्ता 10 ग्राम पीसकर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी लाही की समस्या का समाधान हो। लाही की समस्या आते ही किसान भाई को अलर्ट हो जाना है, कोशिश करना है कि वहाँ पर जो साधारण दवाओं से यूज हो सकता है तो आपका नीम का तेल, करंज का तेल आप जो है उपयोग करेंगे। 1 लीटर में 5 ml घोल बना करके छिड़काव करेंगे। साथ साथ कोशिश करेंगे येलो स्टिकर लगाने के लिए जिससे वहाँ पर कीड़े जो है वो चपक जाएं और वह आपका कंट्रोल में आ जाए। और लेंटाना करके एक रोड किनारे जो खरपतवार दिखाई देता है उसका पत्ता 10 ग्राम ले करके पीस करके उसमें 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे। अगर दवा ही देना है तो इमिडाक्लोप्रिड जो है आप 10.4 ml घोल बना करके छिड़काव मारेंगे तो रिपीट कर सकते हैं 2 बार जो है, जिससे आपका जो है ये लाही कीड़ा रुक सकता है। शिमला मिर्च की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव लगाएं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बालुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका पीएच 5.5 या 6.8 हो उपयुक्त है। अधिक अम्लीयता वाली मिट्टी में चूने का प्रयोग करें। मिट्टी का हल्का और भुरभुरा होना जरूरी है। ध्यान रहे बुआई के 1 माह बाद ही रोपाई करें। साथ ही प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहें। इसके लिए ड्रिप प्रणाली बेहतर है। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है।
आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में फल छेदक और पत्र छेदक कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं तो इस समय फल छेदक या पत्र छेदक कीट से सावधान रहें। इन कीटों के रोकथाम के लिए 250 किलोग्राम नीम की खल्ली में 20 किलोग्राम DAP मिलाकर अपने खेतों में बुरकाव कर दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, हम आज जानेंगे बीज उपचार एवं उससे होने वाले रसायनों का व्यवहार। जी हाँ किसान भाई बहनों, बिना देर के चलिए आपको विस्तार से इसके बारे में बताते हैं फीचर के माध्यम से। हमारे देश में हर वर्ष लाखों टन अनाज और सब्जी फसल रोग और कीटों के प्रकोप से बर्बाद हो जाती है। ये किसान और देश की आर्थिक स्थिति दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यदि फसल में लगने वाले रोग और कीटों की रोकथाम के उपाय फसल लगने से पहले कर लिया जाए तो इस घाटी को रोका जा सकता है। इसके लिए सबसे कारगर कृषि तकनीक है बीजोपचार। किसान भाई, आप किसी भी फसल की खेती करें, पहले बीजोपचार करें, उसके बाद ही बुआई करें। इसमें फसल की मृदा जनित रोग, बीज जनित रोग और पुष्पण के समय लगने वाले रोगों से सुरक्षा होती है। साथ ही सही बीजाकुरण होता है और अच्छी उपज मिलती है। कृषि के क्षेत्र में फसल की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए या वृद्धि के लिए उत्तम बीज और बीजोपचार दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो उत्तम बीज होना अनिवार्य है। इसके अलावा उनका बीजोपचार, जिससे कि आप पुष्पावस्था में लगने वाले रोगों से नियंत्रण पा सकते हैं। बीज जनित या मृदा जनित रोगों से आप सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बीजों की अंकुरण अच्छी हो सकती है, इसलिए बीजोपचार का होना बहुत ही आवश्यक है। बीजोपचार के लिए 2 विधियों का प्रचलन ज्यादा है। ये है रासायनिक विधि और जैविक विधि। रासायनिक बीजोपचार में रासायनिक दवा और जैविक बीजोपचार में जैविक दवा का उपयोग होता है। यदि बीजों को दवा के घोल में डुबाकर उपचारित किया जाए तो उसे भीगा विधि कहते हैं, जबकि बीजों को दवाइयों से पाउडर से लेपित करके उपचारित किया जाए तो उसे सूखा विधि के नाम से भी जानते हैं। अनाज वर्गीय फसलों को फफूंद जनित रोग से बचाने के लिए बेविस्टिन या कार्बेंडाजिम दवा से बीजोपचार करें, जबकि कीटों से बचाव के लिए क्लोरफॉरिफोस दवा का व्यवहार करें। गेहूं के सूखी विधि के तहत बीटावैक्स दवा से उपचारित करें। बीजोपचार 2-3 तरीके से होती है। कुछ हम लोग भौतिक बीजोपचार की बात करते हैं, कुछ रासायनिक बीजोपचार की बात करते हैं या कुछ जैविक बीजोपचार की बात करते हैं। अब रासायनिक की अगर हम लोग बात करें तो रासायनिक में भी 2 विधि है बीजोपचार की। एक जो होती है गिली मेथड बोलते हैं, जिसमें कि पानी में भिगोकर बीजोपचार किया जाता है। दूसरी है सूखा मेथड, जिसमें कि सिर्फ छिड़काव कर दिया जाता है बीजों पर। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे। और कुछ ऐसी फसलें हैं जिनका कि सूखे में ही बीज उपचार करें, जैसे कि धान हुआ, मक्का हुआ, गेहूं हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ। इन सब को सूखे विधि से ज़्यादातर बीज उपचार कर सकते हैं। और जो कंद वाली फसलें हैं, आलू, ओल, कच्चू, इनका जो बीजोपचार होगा वो गीले मेथड से कर सकते हैं। अब धान, गेहूं या दलहन फसलों की बात करें तो सबसे पहले खाद्यान्न फसलों में आते हैं। खाद्यान्न फसलों में बीजोपचार अगर कर रहे हैं तो हम लोग बाविस्टिन जो कार्बेंडाजिम केमिकल है उससे आप बीजोपचार कर सकते हैं। ये फफूंद जनित रोगों से बीजों की सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इसके लिए आप बीजों को जैसे 1 kg बीज अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें 2 ग्राम प्रति kg के दर से आप फफूंदनाशी का इस्तेमाल कीजिए। और इसके लिए क्या करते हैं कि बीज लेकर उसमें फफूंदनाशी डालते हैं, छिड़क देते हैं और उसके बाद हल्का सा उसमें पानी स्प्रिंकल करते हैं, जिससे कि बीज के ऊपर एक पतली आवरण बन जाए इन फफूंदनाशी की।
तो इसके लिए हम लोग कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर हम लोग को कीटों से सुरक्षा प्रदान करना है तो उसके लिए हम लोग क्लोरोपाइरीफॉस का व्यवहार करते हैं और ये 1 ग्राम प्रति केजी की दर से इस्तेमाल करते हैं। आलू, अरबी जैसी कंदीय सब्जी की ऊपरी परत काफी पतली होती है। इस वजह से इन पर रोग एवं कीटों के हमले का खतरा अधिक होता है। इससे सुरक्षा के लिए भींगा विधि से उपचार करें। इसके लिए डाइथीन एम 43 दवा का व्यवहार करें। अगर हम लोग आलू या अभी जो समय है, ओल का समय है, कच्चू का समय है, लगाने का समय आ रहा है, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि बीजोपचार करें, क्योंकि इनकी जो बाहरी आवरण होता है जिसको हम लोग त्वचा कहते हैं, ये बाहरी जो त्वचा होती है बहुत ही पतली होती है और बहुत जल्दी बीमारी या कीड़ों की जो आशंका होती है बहुत ज़्यादा ही इस पर होती है। तो इसके लिए बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए आप अगर आलू का बीजोपचार अगर हम लोग करते हैं तो डाइथीन एम 45 से कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम का घोल बना लें और इसमें आलू को डुबाकर छोड़ दें और जब 15 से 20 मिनट के बाद आलू को उसमें से निकालें और उसके बाद इसको छांव में फैला दें। फैलाने के बाद इसको अच्छी तरह से सूखने दें। ये ध्यान रखें किसान भाई कि धूप में कभी भी बीजोपचार ना करें और साथ ही धूप में कभी भी बीजों को सुखाएं ना बीजोपचार के उपरांत। तो छांव में ये सारी चीज़ें करें। और ये इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग गीले मेथड में बीजोपचार करते हैं तो जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आप लोग जो कंडे की राख होती है या चूल्हे की लकड़ी वाली राख होती है उसको उस राख को आप बीज में लगा सकते हैं, जिससे कि जो अतिरिक्त जो नमी है वो राख सोख ले। तो इस तरह से उसका एक आवरण भी चढ़ जाता है और बाद में जब हम लोग रोपाई करते हैं तो इससे दीमक से भी बचाव होता है। तो राख का भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। किसान भाई, आप जैविक खेती करते हैं तो बीजों का जैविक उपचार करें। इसके लिए बीजामृत का इस्तेमाल करें। गोबर, गौमूत्र और पानी के घोल से आप खुद बीजामृत तैयार कर सकते हैं। फफूंद जनित रोगों से बचाव के लिए जैविक विधि के ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैविक विधि अब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कई जगह पे जैविक खेती ही किसान कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैविक विधि से हम लोग बीजोपचार करेंगे। और जैविक विधि से बीजोपचार करने की कई सारी विधियां हैं, जैसे कि हम लोग पहला जो मेथड है बीज संजीवनी से बीजोपचार करेंगे। बीज संजीवनी बनाने के लिए आप जैसे 1 भाग गौमूत्र, 1 भाग गोबर और 2 भाग पानी का घोल तैयार कर लेते हैं। किसी भी प्लास्टिक के मर्तबान में ये घोल बना लें और 6 से 7 दिनों तक इसको हम लोग अच्छी तरह से सड़ने देते हैं। और जब हर दिन इसको क्या करते हैं कि चलाना होता है, एक घड़ी की विपरीत दिशा में और घड़ी की सुई की दिशा में, दोनों तरफ से आप डंडे से इसको चलाइए और 7 से 8 दिनों के बाद ये घोल एक तैयार हो जाता है, जिसे बीज संजीवनी कहते हैं। और बीज संजीवनी से जब हम लोग बीजोपचार करते हैं तो उसमें करने के लिए जो 1 लीटर बीज संजीवनी लेते हैं और 750 ml पानी का मात्रा लेते हैं। और ये एक मिश्रण होता है जिसमें कि आप धान हुआ, गेहूं हुआ, दलहन हुआ या और भी दूसरी फसलें हुई, सब्जी फसल हुई या आलू हुआ, इन सबको डुबाकर उसमें 20 मिनट तक छोड़ दें और निकाल कर फिर उसको अच्छे से सुखा लें छांव में और उसके बाद उसका व्यवहार करें। ये बीज संजीवनी हुआ। इसी तरह से आप फफूंद से बचाव हेतु ट्राइकोडर्मा का व्यवहार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा अगर हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले बीज उपचार के लिए उसमें 10 ग्राम प्रति केजी ट्राइकोडर्मा का व्यवहार किया जाता है। ट्राइकोडर्मा विरिडी जो आता है उसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फफूंद जनित रोगों से आपको सुरक्षा मिलेगी। दलहनी फसलों का बीजोपचार 3 चरणों में किया जाता है। सबसे पहले फफूंदनाशी दवा से, उसके बाद कीटनाशी दवा से और अंत में राइजोबियम से बीजोपचार करें। जैसे हम लोग दलहनी फसलों की अगर बात करें, जैसे मटर हुआ, चना हुआ या मूंग उड़द हुआ, ये सारी अगर बात करें तो इसमें हम लोग जब बीजोपचार की बात करते हैं तो फायर मेथड से बीजोपचार करें। फायर मेथड क्या है? FIR जिसको बोलते हैं। F से फफूंदनाशी होता है फंगीसाइड, I से इंसेक्टिसाइड मतलब कि कीटनाशी और R से राइजोबियम।
तो हम लोग इसमें सबसे पहले फफूंदनाशी जैसे कि बाविस्टिन का या कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम लोग इंसेक्टिसाइड यानी क्लोरोफाइरिफॉस का इस्तेमाल करेंगे, और तीसरी चीज़ है राइजोबियम का इस्तेमाल करेंगे। जो आप लोग देखते हैं कि दलहन की जितनी भी फसलें होती हैं उसके जड़ों में गांठें मिलती हैं, और गांठों की संख्या को बढ़ाने के लिए राइजोबियम से बीजोपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। हर फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम मिलता है, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में उपलब्ध होता है। तो एक पैकेट जो होता है वो 10 केजी बीज के लिए काफ़ी होता है, तो उसका राइजोबियम का हम लोग व्यवहार करें उस फसलों की गांठों को बढ़ाने के लिए। किसान भाइयों, किसी भी फसल की सुरक्षित और सफल खेती के लिए जितना जरूरी बीजोपचार है उतना ही जरूरी है बीजोपचार में इस्तेमाल किए जाने वाले दवाइयों की जानकारी रखना। बीजोपचार की विधि और दवाइयों का व्यवहार दोनों जानकारी कृषि विशेषज्ञ ने दी, आप इसका लाभ लें। जो किसान भाई बहन हमारे गर्म धान की खेती कर रहे हैं उनके लिए ये जानकारी खास है। जी हाँ, अब हम बातें करने जा रहे हैं गर्म धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में। तो बिना देर के चलिए देखते हैं फीचर के माध्यम से। धान की खेती के दो मौसम हैं, खरीफ का मौसम यानी बरसात में की जाने वाली खेती, और दूसरा है ग्रीष्मकालीन मौसम। अभी ग्रीष्मकालीन यानी गर्मा धान की बुआई का समय है। क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई की जरूरत होती है, इसलिए बरसात के मौसम के लिए ज्यादा अनुकूल है। लेकिन पानी की उपलब्धता हो तो गर्मी के मौसम में भी धान की खेती से अच्छी उपज पाई जा सकती है। झारखंड में सबसे निचली जमीन यानी कि दोन, एक खेत में नमी और जल जमाव की सुविधा हो तो गर्मा धान की खेती कर सकते हैं। सबसे पहले आप बिछड़ा उगाने के लिए नर्सरी तैयार करें। नर्सरी में प्रति मीटर की दर से 50 से 80 ग्राम बीज बोएं। जहाँ तक हम लोग गर्मा धान की बात करते हैं तो झारखंड में कई स्थानों पर गर्मा धान की खेती की जाती है, और इसके लिए जो 1 नंबर खेत यहाँ पर है उनमें गर्मा धान की खेती होती है, जहाँ की जल जमाव रहता है, साथ ही या तो खेत में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि गर्मा धान की खेती किसान करते हैं यहाँ पर। और इसके लिए सबसे पहले अगर नर्सरी की बात करें तो जितनी खेत होती है उसके 10वें हिस्से में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं। और नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले अच्छे से उसका जुताई करें, खेत की जुताई कर लें। खेत की जुताई करने के बाद अगर 100 वर्ग मीटर में हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो उसके लिए 1 केजी यूरिया, 1 केजी DAP और 1 केजी नाइट्रोजन, 1 केजी फास्फोरस और 1 केजी पोटास का मात्रा का हम लोग व्यवहार करते हैं खेत की तैयारी करते समय। इसके बाद जब हम लोग बीज का व्यवहार करते हैं तो बीज डालने के लिए 1 वर्ग मीटर में 50 से 80 ग्राम तक बीज आप छिड़काव कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से बीज वहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद चूँकि ये समय ऐसा होता है कि अभी टेम्परेचर चूँकि बहुत कम रहता है, तो बहुत सारे किसान भाइयों को जिनको अगेती खेती करनी होती है, जल्दी लगाना होता है, धान रोपाई जल्दी करनी होती है, उसके लिए जल्दी जो समय होता है कि 15 जनवरी के बाद से लोग अभी नर्सरी तैयार करने लगते हैं। तो ऐसे में अभी चूँकि टेम्परेचर भी बहुत कम होता है तो अंकुरन में समस्या भी हो सकती है। ऐसे में जब नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं तो ऊपर से पॉलीथीन से उसको ढक दिया जाता है ताकि टेम्परेचर उसके अंदर बनी रहे। और जब सुबह का समय होता है 10 बजे से 3 बजे तक आप पॉलीथीन को हटा सकते हैं। उसके बाद पुनः आप पॉलीथीन को उस जो नर्सरी वाले क्षेत्र है उसको ढक दें, जिससे कि टेम्परेचर वहाँ पे अनुकूल बनी रहे और जो बीज है उसमें अंकुरन बढ़िया से आए। बिछड़ा तैयार होने में करीब 20 से 22 दिन का समय लगता है। जबकि बिछड़ा तैयार हो जाए तो अविलंब उसे खेत में रोप देना चाहिए। इससे पहले अच्छी तरह से खेत की तैयारी कर लें। ध्यान रहे खेत की तैयारी के समय ही अंतिम जुताई के वक्त अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरक दें। इस समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा दें। बुआई के लिए गर्मा खेती के लिए अनुशंसित धान के उन्नत प्रभेद का उपयोग करें। झारखंड में गर्मा धान से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद सहभागी अभिषेक या स्वर्ण श्रेया अनुशंसित है। खेत की तैयारी करते समय हम लोग ये ध्यान देंगे कि अच्छे से हम लोग 2 बार कल्टीवेटर या देसी हल से जुताई कर लें। उसके बाद कादो करके उसमें पाटा लगा दें। और हम लोग उस समय ये देखें कि गोबर की खाद
का व्यवहार करें, साथ ही जो उर्वरक है उर्वरक का व्यवहार करें। अब खेत की तैयारी करते समय ही हम लोग जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस और पोटास की मात्रा का व्यवहार करते हैं, चूँकि जो 1 नंबर खेत होती है उसके लिए 120 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की मात्रा अनुशंसित है। तो इसके लिए जो नाइट्रोजन है उसकी आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम लोग खेत की तैयारी करते समय ही व्यवहार करेंगे। और उसके बाद आगे की बढ़वार की कंडीशन में हम लोग 2 बार नाइट्रोजन का उपरिवेशन करेंगे। तो खेत की तैयारी इस प्रकार करते हैं। इसके बाद आती है बात, सबसे पहले चूँकि गर्मा मौसम में धान हम लोग लगा रहे हैं तो कौन कौन सी किस्में अनुशंसित हैं, क्योंकि सारी जो किस्में हम लोग खरीफ के समय इस्तेमाल करते हैं वो किस्में हम लोग इस समय नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में खासकर अभी के समय सहभागी एक धान है, उन्नत किस्म का धान है, उसका व्यवहार करें। सहभागी जिसकी की तैयार होने की अवधि 110 दिन होती है और उत्पादन क्षमता जो है वो 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। साथ ही अभिषेक एक प्रजाति है जो कि 120 दिन में तैयार होती है और उत्पादन क्षमता 45 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। और पिछले कुछ सालों में, खासकर पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से प्रत्यक्षण में गर्मा के लिए हम लोग स्वर्ण श्रेया का उपयोग किया जा रहा है और इसका भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट रहा है। तो स्वर्ण श्रेया एक अच्छी प्रभेद है, इसको भी आप लोग गर्मा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो अवधि है 120 से 125 दिन और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती में बुआई का सही समय, बीज दर, बीजोपचार, बुआई की दूरी, सब पर समान ध्यान देना जरूरी होता है। बिछड़ा तैयार करने के लिए नर्सरी में मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक बीज बो दें, जबकि तैयार बिछड़ा को खेत में रोपने का सही समय मध्य फरवरी से मध्य मार्च है। बीजोपचार में रासायनिक खेती के लिए रासायनिक दवा बेविस्टिन या कार्बेंडाजिम का व्यवहार फफूंदनाशी के लिए करें, जबकि जैविक खेत में बीजामृत या बीज संजीवनी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो चूँकि हम लोग बीज दर की भी चर्चा नहीं की, तो बीज दर की बात करें, जब हम लोग इस समय बीज दर लगाते हैं तो वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि बीज जब लगा रहे हैं तो बीजोपचार ज़रूर करें। अच्छी उत्पादन प्राप्त करने के लिए और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए उत्तम बीज और बीजोपचार दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बीजोपचार ज़रूर करें किसान भाई, और बीजोपचार के लिए जैविक विधि भी अपना सकते हैं और रासायनिक विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली अगर हम लोग बात करें रासायनिक विधि में तो बाविस्टिन जो कार्बेंडाजिम एक फंगीसाइड है उससे हम लोग बीज उपचार करते हैं। 1 केजी धान अगर हम लोग उपचार करना है तो 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का मात्रा को अनुशंसित किया गया है। और अगर जैविक विधि से अगर किसान भाई करते हैं खेती तो उसके लिए बीजामृत या आप बीज संजीवनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से बीज उपचार करें। इसके बाद रोपाई करते समय हम लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि पंक्तिबद्ध रोपाई करें। पंक्तिबद्ध के लिए पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होगी वो 20 सेंटीमीटर की दूरी होगी और पौध से पौध की जो दूरी होगी वो 15 सेंटीमीटर की दूरी होगी। क्योंकि ये 1 नंबर खेत की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पूर्ण रूप से श्री विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग रोपाई के समय 25 × 25 सेंटीमीटर के भी डिस्टेंस में रोप सकते हैं, जिससे कि पौधे का विकास और पौधे के जड़ का विकास बहुत अच्छे से हो। इसलिए हम लोग पार्शियल श्री विधि में भी जा सकते हैं। आप यदि जैविक विधि से गर्मा धान की खेती कर रहे हैं तो रोग एवं कीट नियंत्रण के लिए जैविक दवाइयों का ही व्यवहार करें। साथ ही उर्वरकों में सड़ी हुई गोबर की खाद, नाडेप विधि से तैयार कंपोस्ट या केचुआ खाद का ही व्यवहार करें। इसके अलावे पौधों को बेहतर बढ़वार और बेहतर उपज के लिए अजोला तरल खाद, पंचगव्य और पंचसस्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं धान में तो पूर्ण रूप से जैविक खेती के लिए सबसे ज़रूरी है गोबर की खाद का प्रयोग या नादेब कंपोस्ट का प्रयोग या केचुआ खाद का प्रयोग करना है। और दूसरी चीज़ है कि खेत में आपको अजोला का उपयोग करें, चूँकि पानी रहता है खेत में, इसलिए अजोला ज़रूर उपयोग करें जैविक खेती में। और फिर जो हम लोग तरल जैविक खाद बनाते हैं जैसे कि सस्यगव्य, पंचगव्य, इनका इस्तेमाल किसान भाई लगातार करें।
करें बढ़वार के स्थिति में, तभी हम लोग जैविक खेती कर पाएंगे। और रासायनिक खेती में पहले भी हम लोग चर्चा किए कि उर्वरक की जो मात्रा होगी 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोग देंगे। किसान भाइयों, तो ये थी गर्मा धान की वैज्ञानिक खेती की जानकारी। आप यदि गर्मा धान की खेती की तैयारी कर रहे हैं तो इस जानकारी का लाभ लें और अच्छी उपज पाएं। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। साथ ही साथ कृषि दर्शन के हर अंक को कभी भी कहीं भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। अब समय हो गया आपसे विदा लेने का। जाने से पहले फटाफट निकालिए कॉपी कलम, क्योंकि आपको हमारा पता भी तो लिखना है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार।